हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। इस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर का हम जैनिज्म वाला पार्ट जो है वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब इस यहाँ पे हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसलिए हमने इसको आपकी ईज के लिए जो है सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपने जैनिज्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे देखो आई बटन पे लिंक है, इस पर क्लिक करो और वो वीडियो आपको दिख जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म जो है वो कहाँ से शुरू होता है? गौतम बुद्ध से। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो ही वॉज बॉर्न इन 567 BCE और जैन महावीर जैन कब? 599। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो याद रहेगा। ठीक, यानी ये उनसे बाद में आए थे, क्योंकि ये BCE चल रहा है, बिफोर कॉमन ईरा चल रहा है। तो जैसे जैसे ये नंबर कम होती जाएगी उतना उसका मतलब है कि वो हम इधर की तरफ पास आते जाएंगे। ठीक है, उधर उल्टा चलेगा ना। तो कहाँ पे? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के पास में। कब? 567। ध्यान देना, यहाँ पे सिद्धार्था लिखा है या गौतम बुद्ध नहीं लिखा है। तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ था। वो एनलाइटनमेंट के बाद में इनका नाम बुद्ध पड़ा था। फादर का नेम क्या था इनके? शुद्धोधना। ठीक है, और मदर का नाम क्या था? माया। ठीक है, या महामाया। फादर जो इनके थे वो कपिल वस्तु के शाक्य रूलर थे। शाक्य इनकी डायनेस्टी का नाम है। ठीक है, सिद्धार्थ जो है ना, तो चूंकि वो शाक्य रूलर के यहाँ वो बॉर्न हुए थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो अगर मान लो आप से कोई पूछ ले कि शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक, इनकी मदर जो है उनकी डेथ हो गई थी जब ये छोटे थे तभी। तो इनकी जो सौतेली माँ थी यानी स्टेप मदर, जिनका नाम था गौतमी। ठीक है, तो गौतमी ने जो है इनको जो है ब्रॉटअप किया था। गौतम बुद्ध की जो है शादी भी करा दी गई थी। इनके बारे में स्टोरी है, अभी वो भी हम आपको छोटी सी बता देंगे। तो शादी जो इनकी हुई थी वो हुई थी यशोधरा से, और उनसे इनको एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। ठीक, आपको पता है कि ये अपने पत्नी और बेटे को छोड़ करके रात में ही घर से निकल लिए थे। ठीक है, अपने तपस्या करने के लिए, पिनांस यानी तपस्या के लिए। ठीक है, और वो पूरी कहानी यहाँ पे आप देखोगे। तो होता ये है कि जब ये बचपन में जब से ही पैदा होते तो उसके उनके पैदा होने के पहले से ही बहुत सारी इस तरीके की जो है भविष्यवाणियाँ होती रहती है कि ये बड़ा होके जो है संत बनेगा, इस तरीके से। तो इनके जो पिता शुद्धोधन है वो चाहते हैं कि ये राजा बने। तो इस तरीके से जो इनके बारे में जो फोरकास्ट होती है, प्रेडिक्शंस होती रहती है, तो उससे बचने के लिए इनको दुनिया भर की सुख सुविधाएं उस महल के अंदर दी जाती हैं। ये किया जाता है कि इनको कोई भी कष्ट ना हो। इनको उस टाइम की, प्रेजेंट टाइम मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है उससे इनकी शादी कराई जाती है, जो कि यशोधरा जी थी। ठीक है, तो ये उसके अंदर रहते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि जो होनी है, नियति है, उसको कौन टाल सकता है। एक बार ये अपने जो है जो चैरिटियर है सारथी, ठीक है, उनके साथ में ये बाहर निकलते हैं और वहाँ पे एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक मरा हुआ आदमी और फिर एक सन्यासी को देखते हैं। तो वो चारों चीज़ें देखते हैं और इस तरीके से फिर वो वहाँ से जो 4 नोबल ट्रुथ हैं उसको प्रोपाउंड करते हैं, और इस तरीके से वही कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपने इसको सुना भी होगा इसके पहले। तो वही है कि वो जब बड़े होते तो एक स्पिरिचुअल बेंट के साथ, मतलब इनका झुकाव रहता है। ठीक है, जो इनके पास में बहुत सारे फिलोसफिकल अनआंसर्ड क्वेश्चन रहते हैं। किसके बारे में? बर्थ के बारे में, सफरिंग और माइजरी के बारे में, और डेथ के बारे में, कि मतलब अल्टीमेटली ये है क्या, बर्थ क्या है, डेथ क्या है, माइजरी क्या है, क्यों है। ये सब इनके पास में फिलोसफिकल क्वेश्चन बचपन से ही रहते हैं, जिसके बारे में पूछताछ करते रहते हैं। ठीक है, 538 BCE का टाइम होता है, यानी अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो इनकी एज निकलेगी 29 ईयर की, और इस टाइम पे ये घर को अपने छोड़ देते हैं। अच्छा, ये पूछा जाता है कि मतलब इनकी ये हर घटना, घर को छोड़ने वाली घटना, फिर इनके इनलाइटमेंट वाली घटना, इनका जो फर्स्ट इन्होंने अपना सरमन दिया था, अपना प्रीच किया था, उसकी वो इवेंट, इनके जो निर्वाणा का इवेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो इसको जानते हैं किस नेम से? इसको जानते हैं महाप्रतिज्ञा या महाभिनिष्क्रमण नाम से इसको जानते हैं, यानी ग्रेट रिनंसिएशन इंग्लिश में इसको बोलेंगे। ठीक है, यानी जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था। और 537 BCE में इनको जो है इनलाइटेंड हो गए। मतलब इनको इनलाइटमेंट हो गया। और इनलाइटेंड मतलब क्या होता है? मतलब
वही बुद्ध जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक, तब ये क्या कहलाए, ये बुद्ध कहलाए। ठीक, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ करके अपनी तपस्या कर रहे थे, तो वो पीपल ट्री जो है, चूंकि उसी के नीचे इनको बोधि, बोधि माने होता है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो उसको बोधि ट्री बोला गया। और जिस एरिया में इनको प्राप्त हुआ तो वो गया, बिहार में गया, अभी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम गया ही है, वहां पे हुआ था, तो उसका नाम पड़ गया क्या, बोध गया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने सबसे पहला जो अपना सरमन, सरमन माने उपदेश जो है, सबसे पहले जो दिया था वाराणसी के पास में सारनाथ जगह थी, वहां पे दिया था। ठीक है, अभी जहाँ पे वो आपका जो है अशोक पिलर है ना, वहीं पे तो है, वहां पे दिया था। और इस पर्टिकुलर घटना को क्या कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको क्या कहा था, महाप्रतिज्ञा। ये क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी टर्निंग ऑफ द सेक्रेड व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, 487 BCE में जब ये 80 साल के थे, महावीर जैन कितने साल के थे, वो 72 के थे। कंपेयर करते रहोगे चीजें आसान लगेगी। ठीक है, उस टाइम पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। मैंने कहा कि जो मॉन्क वगैरह होते हैं उनको डेथ नहीं लिखते हैं, निर्वाण लिखते। कहाँ पे, नेपाल में एक प्लेस है कुशीनगर, वहां पे। आज इनकी डेथ हो गई तो जो इनके बॉडी रिमेन्स थे, तो जिनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उसको बरी किया। कहाँ पे, 8 डिफरेंट साइट्स पे, अलग अलग जगहों पे। और जहां जहां पे ऐसा हुआ वहां पे क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी स्तूप्स के बारे में, इस टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके गौतम बुद्ध, जिनको भगवान बुद्ध भी बोलते हैं। तो इनकी टीचिंग्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इनकी शिक्षाएं क्या थी, इनके सरमन्स क्या थे। तो 4 नोबल ट्रुथ, यानी जिनको कहा जाता है 4 आर्य सत्य। ठीक है, इन्होंने 4 ये बताया कि ये सत्य हैं। ठीक है, मतलब इनसे कोई बच नहीं सकता। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा दुख, हिंदी में भी दुख जानते होंगे। इसका मतलब इन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग, ये संसार दुख और कष्टों से भरा हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा समुदाय। ठीक है, मतलब एक्चुअल वर्ड यही है जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि जो मतलब दुख और फिर समुदाय, या दुख समुदाय जिसको कहते हैं, तो वो इन्होंने कहा कि जो पेन और सफरिंग है, मतलब जिससे संसार कहा जाता है कि भरा हुआ है, तो ये जो पेन और सफरिंग है कहाँ से है, ये है मेंस डिजायर फॉर मटेरियल गेन। मतलब जो मटेरियल गेन, मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्डली लाइफ है, जो वर्ल्डली गेन्स हैं, उसकी जो बहुत सारी डिजायर्स हैं आपके अंदर, एक ग्रीड है, उसी की वजह से ये सारे जो आपके डिजायर्स, वो सारे आपके जो पेन है, ठीक है, सारी माइजरी है, वो केवल उसी की वजह से है। ठीक है, निरोध, मतलब इस दुख को आप हटा भी सकते हो, यानी पेन एंड सफरिंग कैन बी रिमूव्ड। कैसे, किसकी वजह से है, डिजायर्स की वजह से, यानी गेटिंग रीड ऑफ डिजायर्स। अगर आप डिजायर्स छोड़ दोगे, ठीक है, तो आप जो है इनसे मुक्ति भी पा सकते हो। ठीक है, फिर इन्होंने बताया मग्गा। मग्गा, मार्ग को मग्गा, वहां पाली भाषा में मग्गा कहेंगे। तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई जैसे डिजायर्स कह तो दिया छोड़ दोगे, लेकिन डिजायर छोड़ पाना आसान है भाई, थार से चलने का तो सबका मन है, थार से कैसे चल पाओगे भाई, मतलब ये इच्छा कैसे छोड़ पाओगे। तो इन्होंने ये कहा कि डिजायर्स कैन बी गॉट रिड ऑफ बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, यानी अगर आपको वास्तव में अपनी डिजायर छोड़नी है और इस तरीके से आपको इन कष्ट से छुटकारा पाना है, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना चाहिए। हिंदी में इसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो वो 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं, ठीक है, उसी की यहाँ पे इमेज बनी है, चक्र में वो ऐसे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सम्यक ज्ञान, मतलब सही चीज का आपको पता होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान। देन है आपका राइट थॉट, ठीक है, यानी सम्यक विचार। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप हो जाते हो, वैसा ही आपके आसपास होता है। यानी जो राइटनेस है वो सबसे पहले, या राइचियसनेस जो है वो सबसे पहले आपके माइंड में ही आती है, आपके थॉट में ही आती है। और ये चीज आप खुद कई बार इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे कि अगर अच्छी चीज भी अगर कुछ होती है तो वो सबसे पहले थॉट आपके माइंड में आता है, अगर आप कुछ घटिया भी करते हो तो थॉट आपके माइंड में आता है। यानी अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे तो बाकी आपके आसपास की सारी चीजें उससे कंट्रोल हो जाएंगी। तो आपको सोचना सही है, माइंड को सही दिशा में उसकी थिंकिंग करवानी। फिर राइट स्पीच, आप जो बोल रहे हो वो भी सम्यक चीज बोल रहे हो।
राइट एक्शन, आप जो कर रहे हैं वो सही करो, राइट लिवलीहुड, ठीक है, यानी सम्यक आजीविका, मतलब आप जो जिस तरीके से रहन सहन आपका है वो सही सही होना चाहिए, राइट इफर्ट, आपका प्रयास सही होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, और राइट कंसंट्रेशन, ठीक है, सम्यक ध्यान। ये 8 फोल्ड पाथ इन्होंने बताए। 8 फोल्ड पाथ अगर मान लो आपसे पूछा है किस लिए हैं, तो ये किस लिए हैं, ये एक मग्गा है, यानी ये मार्ग है, ठीक है, एक रूट है, किसके लिए, कि अगर आप जो है डिजायर से छुटकारा पाना चाहते हो। तो ये हो गई इनकी टीचिंग्स। आपको इसमें क्या याद रखना है, 4 नोबल ट्रूथ याद रखना है और 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ आपको याद रखना है, ठीक है। और जो है इनकी इंपॉर्टेंट टीचिंग कौन कौन सी थी, नॉन वायलेंस, ठीक है, यानी हिंसा ना करना, और हिंसा जैनिज्म का भी, उसका भी ये थॉट था। और ये वायलेंस कितने तरीके की हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, वर्बली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, हर तरीके से हो सकती है। जैसे मेंटल वायलेंस क्या है, मेंटल वायलेंस आप किसी के बारे में उसका नुकसान करने का सोच रहे हो, ये भी एक तरीके का वायलेंस है, और ये वायलेंस आपका ही नुकसान करती है, ठीक है, एक निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। नो रिचुअल्स, यानी राइट्स एंड रिचुअल्स को इन्होंने डिस्कार्ड किया, ठीक है। नो सेक्रीफाइस, आपको पता है कि जैसे जैनिज्म था वैसे बुद्धिज्म, ये दोनों जो लेटर वैदिक पीरियड में जो करप्शन पूरी तरीके से व्याप्त हो गया था, उसी के रिएक्शन में ये चीजें आई थी ना। नो कास्ट सिस्टम, मतलब इनके रिलीजन में, इनके सेक्ट में कास्ट सिस्टम नहीं था, और ये भी जैनिज्म की तरह किसी गॉड को नहीं मानते थे, ठीक है, यानी ये भी क्या थे, एथीस्ट थे, अनीश्वरवादी, ठीक है, नास्तिक। कर्म में विश्वास करते थे, अच्छे कर्म आपको करना है, राइट जो है अभी इसमें पढ़े हो ना यहाँ पे, राइट एक्शन, ठीक। इसके अलावा गुड करेक्टर या कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण आपका होना चाहिए, और अगर आप ये सब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। और यहाँ पे निर्वाण का मतलब वही क्या है, निर्वाण का मतलब है जो बर्थ और डेथ वाली साइकिल है, बर्थ और डेथ वाली जो साइकिल है उससे आपको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और बर्थ और डेथ की साइकिल से मुक्ति जो है वही जैनिज्म में थी, जिसका नाम क्या था, सैल्वेशन, ठीक है। हम इसके बाद में जो है इसको कंपेयर भी करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म को, ठीक है। अच्छा, जैसे जैनिज्म स्प्लिट हो, ये बहुत सिमिलर है, दोनों सेक्ट जो है बहुत सिमिलर हैं। जैसे जैनिज्म सेपरेट हुआ था ऐसे बुद्धिज्म भी स्प्लिट हो गया। इसकी काउंसिल्स हुआ करती थी, यानी मीटिंग्स हुआ करती थी, तो 3 हो चुकी थी, चौथी जो थी यानी 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। और उस टाइम वहां का रूलर कौन था, कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी का था, ठीक है, किसका था, कुषाण डायनेस्टी का रूलर कनिष्क था, एक ग्रेट एम्परर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, एक का नाम था अशुघोष और दूसरे का नाम था वसुमित्र, ठीक है। ये उसको प्रिसाइड कर रहे थे, यानी किसको, वो जो काउंसिल वहां पे हो रही थी। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे इनके ओपिनियन में कुछ आ गए डिफरेंसेस, यानी इनके जो विचार थे, इनके जो मत थे उसमें कुछ भिन्नता आ गई, कुछ कह रहे थे हम ये मानेंगे, कुछ कह रहे थे हम ये मानेंगे। और इससे क्या हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो जो गैप था इनके बीच में वो बढ़ने लगा। अब इससे क्या हुआ, जो बुद्धिज्म था वो 2 सेक्टर में स्प्लिट हो गया। पहले सेक्टर का नाम क्या पड़ा, हीनयान, और दूसरे सेक्टर का नाम क्या पड़ा, महायान। कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। जो जैन वाला था, जो जैन वाला था उसमें क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर, यही तो था। यहाँ पे क्या है, हीनयान और महायान। हीनयान लेसर व्हीकल, अच्छा, हीनयान क्या है, लेसर व्हीकल, और महायान क्या है, ग्रेटर व्हीकल। व्हीकल मतलब एक रास्ता, एक जो है गाड़ी, ठीक है, एक तरीके का व्हीकल समझ ही रहे हो। और व्हीकल मतलब ये कि ये व्हीकल आपको अल्टीमेट जो ट्रुथ है, अल्टीमेट गोल जो है वहां तक लेके जाएगी। अब यहीं पे अल्टीमेट गोल बदल गए थे, जैसे एक का गोल हो गया था कि हमको निर्वाण चाहिए, एक का गोल हो गया था हमको स्वर्ग चाहिए। तो वहां तक लेके जो गाड़ी जाएगी तो एक को ग्रेटर व्हीकल लेकर के जाएगी और एक को लेसर व्हीकल लेकर जाएगी, ठीक है। कुछ फेमस स्कॉलर्स के नाम आते हैं, जैसे आपके वसुबंधु आते हैं और नागार्जुन बहुत फेमस है, नागार्जुन, ठीक है। इनको आप अगर मान लो आप आगे पढ़ोगे ना तो ये आर्ट एंड कल्चर, यानी अगर सिविल सर्विसेज की बेसिकली पीसीएस या आईएएस इन सब की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे ये सब आएगा, इनका नाम सुनोगे
तो जो शून्यवाद है या प्रतीत समुतवाद है उसके नागार्जुन, इनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जाने रहना, ठीक है। तो ये सब फॉलोअर किसके थे? महायान बुद्धिज्म, यानी महायान सेक्ट के ये लोग क्या थे? इसके ये लोग फॉलोअर्स थे। हीनयान और महायान में जो है आपको ये करने को आता है कि डिफ्रेंशिएट करिए हीनयान और महायान को, तो जान लो। अब हीनयान वाले क्या हैं? ये बुद्धा को एज ए गुरु कंसीडर करते थे, लेकिन महायान वाले उनको एज ए गॉड मानने लगे। ठीक, यहीं से आपको ये चीज देखने में आएगा कि जिस वैदिक कल्चर, जो लेटर वैदिक, जो मतलब जिस वैदिक कल्चर में करप्शन आ गया था और लेटर वैदिक पीरियड में वो करप्ट होने लगा था, और उसके रिएक्शन के रिजल्ट के वजह से ये आपके सेक्ट आए थे। महायान में वही सब धीरे धीरे फिर से आने लगा था। जैसे वहां पे गॉड और गॉडेस को नहीं माना, ना तो जैनिज्म ने माना ना तो बुद्धिज्म ने माना, लेकिन वही बुद्धिज्म की ही ये महायान सेक्ट जो था इसने क्या किया? गॉड मानने लगे। बस ये था, वैदिक गॉड को नहीं माने, बुद्ध को गॉड मानने लगे। लेकिन ये क्या मानते थे? उनको गुरु मानते थे। ये लोग वर्शिप, आइडल वर्शिप नहीं करते थे, माने मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मूर्ति पूजा होने लगी। बस यही था कि बुद्ध और बोधिसत्व, बोधिसत्व कौन है? जो बुद्ध के इसके पहले के जो और बहुत सारे बर्थ हो चुके हैं, और बुद्ध वही आपके जो सिद्धार्थ जिनके बचपन का नाम था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट देते किसको? रीजन यानी तर्क को, और सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भरता और तर्क को ये लोग इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? वही फेथ, श्रद्धा, अफेक्शन, ठीक है, ये सब यहाँ पे आने लगी। यानी फेथ और वर्शिप विद डिवोशन, यानी भक्ति रखो, फेथ रखो और चीजें सही होंगी। यानी जो वैदिक पीरियड में जो चलता था ठीक वैसे, बस गॉड बदल गए, बुद्ध हो गए उसकी जगह। बिलीव इन प्योर लाइफ बेस्ड ऑन सिंपलिसिटी, साधारण जीवन में विश्वास करते थे, शुद्ध और यानी सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन ये सब बिलीव करते थे वर्शिप में, प्रेयर में, और देखो इंपॉर्टेंट चीज रिचुअल्स आ गए वही। एम वाज टू अटेन निर्वाण, इनका था जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना, यानी बर्थ और डेथ के जो साइकिल है उससे बाहर निकलना। लेकिन इनका क्या था? कि स्वर्ग पहुंचना। इनका जो लिटरेचर था, जो महायान का, वो सब पाली में लिखा गया था, जो कि लोकल डायलेक्ट हुआ करती थी, इजी हुआ करती थी। लैंग्वेज आप जैनिज्म में पढ़े ही हो कि लैंग्वेज का भी काफी फर्क हुआ इनके स्प्रेड होने में। और यहाँ पे क्या आ गई? आपकी महायान वाले में आपकी संस्कृत लैंग्वेज आ चुकी थी यहाँ पे, राइट। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आपने बुद्धिज्म के बारे में बेसिकली सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ ली, बुद्ध के बारे में पढ़ लिया, उनकी टीचिंग्स पढ़ ली, डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा बुद्धिज्म का? तो सबसे पहले देखेंगे रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो रिलीजन पे देखो, सबसे पहले ये टीचिंग अपनी लेकर के आए थे क्या? अहिंसा, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी अहिंसा क्या है? वही नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस की टीचिंग थी। अभी ना आप लोगों ने पढ़ा ना, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इसने हिंदू रिलीजन पे, क्योंकि ये देखो हिंदू रिलीजन से ही निकला हुआ एक सेक्ट था ना ये, बेसिकली चाहे महावीर जैन हो या सिद्धार्थ हो, दोनों क्या थे? क्षत्रिय प्रिंस ही तो थे, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट था। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने जो राइट्स और रिचुअल्स थे उनको इंपॉर्टेंस देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और इस तरीके से धीरे धीरे जो हिंदुइज्म की बुराइयां थी वो खत्म होने लगी, और हिंदुइज्म जो था वो धीरे धीरे फिर से पहले वाली ग्लोरी में, और पहले वाली ग्लोरी की अगर आप बात करोगे तो वो क्या होगी? आपकी अर्ली वैदिक पीरियड वाली ग्लोरी में फिर से जाने लगा, ठीक है। वहां भी सुधार होने लगे। और ये केवल हिंदुइज्म में नहीं हुआ है, ठीक है। आप ये जानो कि जैसे जो अभी अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखोगे तो एक तो कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। वो ठीक ऐसे ही उसमें भी है। जब कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया, तो मार्टिन लूथर वगैरह ने उसके एक पैरेलल उन सारी बुराइयों को, जिसमें वो सारी बुराइयां ना हो, इस तरीके का एक रिलीजन चला जिसको, और चूंकि वो उसके प्रोटेस्ट में आता तो उसको प्रोटेस्टेंट रिलीजन बोला गया, ठीक है। वो सब भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग रेनेसां और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब जब यूरोप का जो है उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो जो महायान के फॉलोअर्स थे, तो आपको पता है कि उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दी। जैसे बुद्धिज्म ने तो सही माने वर्शिप, इमेज, आइडल वर्शिप, गॉड, इन सबको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन्होंने फिर से वही कर दिया। तो वहाँ पे समाज फिर से उस तरीके से हुए जहाँ पे बुद्ध, यानी वो करंट टाइम के बुद्ध, बोधिसत्व, उनके जो डिफरेंट इनकारनेशंस जो माने गए उनको करना शुरू कर दिया, और फिर से जो है इमेजेस वगैरह बनाने शुरू हो गए, और टेम्पल्स बनने लगे। तो बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनने, फिर से सोसाइटी में वो चीज़ हो गई, ठीक है।
बुद्ध की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग रिलीजन है, यहाँ पे एक हेडिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, चलो एक हेडिंग डाल देते हैं लैंग्वेज की। तो इनकी जो लैंग्वेज थी बुद्ध की, उनकी सरमन की, उपदेश देने की, उनकी टीचिंग्स की, वो कौन सी थी? पाली। तो ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, तो सीधे दिल पे लगती थी लोगों के, ठीक है। और यहाँ पे ये था कि जो भगवान बुद्ध है इनका लोगों के साथ में पर्सनल टच होता था, क्योंकि लोगों के साथ में एक सेवियर समझ रहे हो ना, मतलब जीवन बचाने वाला, जीवन रक्षक जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे सामने बुद्ध जो बैठे हैं उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनको एक सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। तब इस तरीके से, अच्छा जो वैदिक गॉड वहां पे थे, तो वैदिक गॉड कोई सामने तो बैठे नहीं थे, वो तो अब एक अदृश्य सत्ता थी, इनविजिबल चीज थी, तो जब कोई सामने दिखता है तो आदमी उस पर ज्यादा विश्वास करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके फेमस होने का एक बड़ा रीजन ये था, और सोसाइटी उस तरीके से उस टाइम पे जो है उन रिलीजन उस टाइम पे जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो चुका था। सोसाइटी कैसी थी? तो आपको पता है कि उस टाइम पे जो क्लास सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड में, उसी की वजह से आया था। तो जो लोअर क्लास था ना, जो सबसे ज्यादा उसमें एक्सप्लॉइटेड था, उसके लिए वो सबसे तेजी से इससे जाकर के ज्वाइन किया इसको, और वो सोसाइटी तेजी से बूस्ट हुई। और ये लोग जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए तब ये लोग मेन स्ट्रीम में आ गए, क्योंकि वहाँ पे कास्ट सिस्टम तो था नहीं, तो ये लोग मेन स्ट्रीम में आ गए। और फिर ये लोग अपने जो व्यूज हैं, चाहे पॉलिटिकल व्यूज हो, सोशल व्यूज हो, इकोनॉमिक व्यूज हो, या अपने कल्चरल लाइफ को लेकर के है, ये पूरी तरीके से अब वोकल हो सके, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट हुआ। पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ? तो आपको पता है कि ये मौर्यन पीरियड चल रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे बुद्ध और जैन रिलीजन अपना फल फूल रहे थे। तो मौर्यन जो एम्पायर चल रहा था उस टाइम पे, अशोका आप समझ ही रहे हो सबसे ग्रेट हुआ करता था, वर्धन डायनेस्टी थी जिसमें जो है हर्षवर्धन हुआ करते थे। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है, इसके बाद में जो है पॉलिटिकल सीन इंडिया की जो है वो बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा आया। जो एम्परर अशोक थे, ठीक है, जो एम्परर अशोक थे, ठीक है, मौर्यन एम्परर, इसके किंग हर्ष जो थे, ये सब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया। ये तो हो गए आपके जो है इंडिजीनियस रूलर, यानी भारत के देसी हो गए। इसके अलावा जो फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए थे इन्वेड करके और यहाँ पे सेटल हुए थे, वो सब भी धीरे धीरे क्या हो गए? बुद्धिस्ट हो गए। अगर हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब इतना ज्यादा इसका प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था। अगर हम इसे एग्जाम्पल देखेंगे तो मियांडर, किंग मियांडर जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, वो बैक्टीरियन रूलर थे, ठीक है। किंग कनिष्क जो है, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के, जिनके कुंडलवन कश्मीर में 4th जो है काउंसिल जहाँ पे हुई थी, ये सब भी कन्वर्ट हो गए किसमें? बुद्धिज्म में। और एक चीज है, एक आपका जो है लिटरेचर है मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो में ही जो आपके बैक्टीरियन किंग मियांडर हैं, और उनको जो टीचिंग करने गया था, मतलब जिसकी वजह से ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, वो बुद्धिस्ट मांग थे आपके नागसेन। तो उसमें जो है किंग मियांडर जो भी प्रश्न पूछते हैं, नागसेन उन सबके उत्तर देता है। तो वही जो पूरी उनकी जो है कन्वर्सेशन है मियांडर की और नागसेन की, वो मिलिंद पन्हो में क्या है? रिकॉर्ड हुई है, उसमें ये चीज पाई जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, एजुकेशन। इस टाइम की एजुकेशन कैसी थी? तो जो बुद्धिज्म में जो विहार थे, चैत्य और विहार, ये दो तरीके के यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जो विहार थे, ये इंपॉर्टेंट सेंटर हो गए बुद्धिस्ट एजुकेशन के, और बहुत सारे विहार जो इनके थे उनको यूनिवर्सिटीज का रिकग्निशन मिल गया था। जैसे यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देखोगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी, गया, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सब नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सिटी जो हैं ये बुद्धिज्म के टाइम पे थी। फेमस चाइनीज पिलग्रिम जो था वो यहाँ पे आया था, जिसका नाम था हुएनसांग, ठीक है। वो यहाँ पे आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बुद्धिज्म को स्टडी करने। तो यहाँ आया, काफी साल लोग 15 साल तक यहाँ पे रहा, फिर वहीं पे टीचर भी बना ये, ठीक है, यानी इतना कुछ सीख लिया कि इसने वहाँ पे पढ़ाया भी।
अभी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे हिंदुइज्म भी पढ़ाया जाता था, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, लिटरेचर, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। जो मतलब अभी अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बीएड किया है तो वहाँ पे अलग अलग एजुकेशन बताया, जैसे वैदिक एजुकेशन कैसा होता है, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बुद्धिस्ट का कैसा है, और जो है जैन का कैसा है, गांधी जी ने भी जो अपना एजुकेशन फिलॉसफी उन्होंने जो अपनी दी वो कैसी है, ठीक है। तो ये सब जो है, इसके अलावा फिर जैसे जो ब्रिटिशर्स आए उनका कैसे रहा, चाहे लॉर्ड मैकाले हो या रेले कमीशन हो, इन सब का तो ये सब रहता है वहाँ पे। लिटरेचर इस टाइम का कैसा था, तो जो गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, ठीक है, तो उनके सारी टीचिंग त्रिपिटक में रखेगी। त्रिपिटक आप नाम पिछले वीडियो में सुने ही हो। त्रिपिटक में 3 चीजें हैं, जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है, ये तीनों है ना। इसके अलावा जो जातक स्टोरीज हैं, जो बुद्ध के पहले, ये माना जाता है कि बुद्ध इसके पहले और कई सारे उसमें जो है जन्म ले चुके थे, तो उनकी कहानी जो है वो भी वो जातक में है, जो कि उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ पे लाइट थ्रू करती हैं, प्रकाश डालती हैं, ठीक है। और ये कब की, वही 5th एंड 6th सेंचुरी BCE जब का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ये हो गया उनका इम्पैक्ट। अब आर्ट और आर्किटेक्चर, ये आर्ट एंड कल्चर पेपर का मैंने बताया कि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे आगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये इंटरेस्ट की चीज़ें, आप जानो इंडिया में आप घूमने टहलने जाओ, ये सब देखोगे तो आपको एक अंदर से एक क्यूरियोसिटी होगी कि हम जा करके ऐसे प्लेस को देखें। तो इसमें क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो बहुत सारे जो इंडियन रूलर थे, जैसे आपने जो अशोक और हर्ष का सुना ही, अब जो फॉरेनर्स भी आकर के सेट हो गए थे, जैसे कनिष्क है तो वो भी इंडियन रूलर में ही आएंगे। तो इन्होंने जब धीरे धीरे महायान सेक्ट फेमस होने लगा, यानी जब उनके बुद्ध के जो मूर्ति बनने लगी, टेम्पल बनने लगी, तो उन्होंने बहुत सारे बनवाए, यानी बहुत सारे केव टेम्पल बनवाए। केव टेम्पल माने जो गुफाओं में मंदिर बनते थे वो बनवाए, विहार बहुत सारे बनवाए, बहुत से मोनेस्ट्रीज बनवाई, ठीक है, जो मठ होते हैं, ठीक है, मोनेस्ट्रीज बनवाई, और बहुत सारे स्तूप बनवाए, ठीक, ये सब इन्होंने बना। स्तूप क्या होता है, अभी शुरुआत देखा था कि जो डिफरेंट जगह पे जो बुद्ध की जो बॉडी पार्ट, वो जो रिमेन्स थे रखे गए थे, वही सब स्तूप थे ना। तो अभी स्तूप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे पाकिस्तान अलग तो था नहीं, तो ये सब पूरे रीजन में ये बनवाए गए थे। जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, ये सब कहाँ पे रहते थे, रॉक कट टेम्पल में रहते थे, यानी जो चट्टाने काट करके जो टेम्पल बनाई जाती थी, मोनोलिथिक उनको बोला जाता था, यानी एक ही पूरा बड़ा सा पत्थर होता था, उसी को काट करके ये सब डिजाइन बनाई जाती थी। उसमें कोई जोड़ गांठ नहीं होती थी अलग से, पत्थर में एक ही पत्थर होता था, मतलब बड़ा सा, और उसी में करते ही रॉक कट टेम्पल हुआ करती थी, ठीक है। तो जो जैन और बुद्ध दोनों मॉन्ग थे, यानी दोनों साधु जो रहते थे वही रॉक टेम्पल में रहते थे, वहीं पे बैठ करके क्या किया करते थे, अपना ध्यान किया करते थे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से रॉक कट आपके टेम्पल्स हैं, तो उनको रॉक कट है तो मतलब अंदर जो तो वो गुफा जैसा बनेगा, केव जैसा बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारी हजारों हजार में पाई गई हैं, जिसमें से जो बहुत सारी फेमस है, तो आपने अजंता का नाम सुना होगा, एलोरा का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा तो सुना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कार्ले का है, नासिक है और औरंगाबाद है, इन सब जगह पे जो है ज्यादातर पाए गए हैं। जो ये केव टेम्पल की जो बात हो रही, केव टेम्पल की, इनके 2 पार्ट होते थे। एक को चैत्य कहा जाता था, जहाँ पे पूजा होती थी, हॉल ऑफ वर्शिप, और दूसरे को विहार कहा जाता था, जो मोनेस्ट्री था, नहीं जहाँ पे लोग रहते थे। ये नोट कर लेना कि चैत्य क्या है और विहार क्या है। केव टेम्पल 2 पार्ट में होते थे, एक चैत्य और एक विहार। चैत्य में पूजा होती थी और विहार में जो मॉन्क्स हैं वो रहते थे। तो चैत्य क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर हॉल हुआ करता था। रेक्टेंगुलर आप जान ही रहे हो कि जिसकी, ठीक है, यानी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हॉल हुआ करता था, इसमें कॉलम हुआ करते थे, मतलब उसके खंभे हुआ करते थे, अभी इमेज आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा उसकी सेमी सर्कुलर रूफ होती थी, ठीक है, सेमी सर्कुलर उसकी छत हुआ करती थी। इसमें जो है मेन गेट विंडोज, लार्ज विंडो था और मेन डोर था, और इसी से जो है सनलाइट इसके अंदर आता था। और यही जो बड़ा सा हॉल बना होता था, इसके एंड में स्तूप होता था, ठीक है। और जो विहार है, विहार में क्या था, ये मोनेस्ट्री थे जो इसमें रहते थे, ये एक बड़ा सा हॉल होता था जिसमें छोटे छोटे रूम्स उसके चारों ओर, साल के चारों ओर हुआ करते थे, ठीक है। इसी में मॉन्क जो है वो रहते थे। चैत्य और विहार समझ में आया। नेक्स्ट,
जो केव्स की बात हुई है, मतलब चैत्य और विहार हैं, और इन सारे केव्स में मतलब अलग अलग केव्स हैं, इसमें चैत्य विहार सब पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने अभी कहा था कि अजंता, एलोरा, कार्ले, नासिक, औरंगाबाद, इन सब जगह पाए गए ना। तो जो बेसिक वाले हैं वो आप देखो। जैसे सबसे पहले आप अजंता केव्स को देखो, तो अजंता कहाँ है? ये महाराष्ट्र के पास में औरंगाबाद में है, यानी महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपकी अजंता केव्स हैं। ये देखो उसका क्या है इमेज है। आपको जो अगर आप लोग वहाँ के आसपास से होगे वो लोग हमें कमेंट करके बताना, या जो लोग वहाँ जा चुके हो वो लोग बताना कि हम यहाँ गए हैं। तो ये भी वही है कि कार्व आउट करी गई हैं लार्ज रॉक में, यानी मोनोलिथिक है, बड़ा सा पत्थर काट करके बनाया गया है, और इसमें चैत्य और विहार दोनों पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे पूजा करने की भी जगह है और रहने की भी जगह है। ठीक है, और ये जो मतलब आपकी जो अजंता केव है इसमें केवल बुद्धिज्म ही नहीं है, यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, ठीक है, सारे स्कल्पचर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, अजंता जो है, ठीक है, यहाँ पे जो केव नंबर 19 है लगभग 26 केव्स यहाँ पे पाई गई हैं, जिसमें कुछ हिंदुइज्म से रिलेटेड है, कुछ जैनिज्म से रिलेटेड है और कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो जो केव नंबर 19 है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो है, जो वो फ्रंट है उस केव का, वहां पे क्या है, इमेज बनी हुई है, और इसके अंदर जो है तो बुद्ध की 2 स्टेच्यूज यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे वो एक रिलैक्स मैनर में बुद्ध वहां पे खड़े हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये बुद्ध की मूर्ति है, मतलब ये बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से ये इस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे ये खड़े हुए हैं। अब चैत्य और विहार दोनों है यहाँ पे। तो अगर विहार की बात करोगे तो यहाँ पे वेरियस साइजेस के मिलते हैं, जिसमें सिंगल सेल से लेकर के और डबल स्टोरी भी यहाँ पे है। ठीक है, पिलर्ड वरांदा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और डोर और विंडो जो है वो मेन हॉल में जाकर के खुलते हैं। जो उसका ओपन एरिया है उसमें एक सेल्स बना हुआ है, जहाँ पे जब रेन वगैरह होती थी तो जो वहाँ पे मॉन्क्स होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करके वहाँ पे सेंटर लेते थे, वहाँ पे शरण लेते थे। ये चीज़ आप पढ़ो, इसको आप जानोगे कि किस तरीके से वहाँ पे आर्ट एंड स्कल्पचर हुआ करता था। ठीक है, और कमेंट करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, मतलब जो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, जो भी पढ़ने के बाद आपको फीलिंग्स आ रही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये हमको मदद करती है आपको समझने में कि मतलब जो है जैसे टीचर स्टूडेंट को समझे और स्टूडेंट जो है वो टीचर को समझे, और जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं तब जो है जो टीचिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अजंता केव्स। अब अजंता में कुछ पेंटिंग्स भी हैं। ठीक है, और उन पेंटिंग को क्या कहते हैं, जुकाम है तो बार बार जो है वो छींक आना चाह रही है लेकिन आ नहीं पा रही है, और वो सिचुएशन से तो आप अगर गुजरे होगे तो आपको पता होगा कितना अजीब लगता है। तो अजंता पेंटिंग में इसको जो फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं, तो वहाँ की वॉल्स और सीलिंग्स पे जो है वो पाई जाती है, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट में से आती है। ये पेंटिंग्स की है, मतलब ये वॉल्स पे वहाँ पे पेंटिंग्स ये की गई है। ठीक है, और कैसे हुआ है, ये वेट प्लास्टर पे हुआ है, वेट प्लास्टर पे नेचुरल कलर्स से ये सारी पेंटिंग्स हुई हैं। और इन पेंटिंग्स की थीम क्या है, बुद्ध और बोधिसत्व और जातक की स्टोरीज यहाँ पे। ठीक है, यही इसकी थीम है, यानी बुद्ध, बोधिसत्व और जातक स्टोरीज, इन्हीं थीम में वेट प्लास्टर पे अजंता के अंदर वॉल्स पे पेंटिंग हुई हैं। और ये जो है अजंता जो केव्स है जिनकी बात वहाँ पे हुई थी, ये कब बनाई गई हैं, तो 2nd सेंचुरी BCE और 7th सेंचुरी BCE के बीच में ये बनाई गई हैं। ठीक है, ऐसा पता चलता है, और कैसे जो आपकी कार्बन डेटिंग स्टडी होती है उसके थ्रू। तो अजंता केव पढ़ लिए, उसकी अंदर की पेंटिंग थी वो पढ़ लिए। दूसरा हमारा एलोरा केव पढ़ेंगे। तो एलोरा केव जो है ये वही औरंगाबाद में ही अजंता केव के पास में ही है, और ये भी जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों से यहाँ पे रिलेटेड है। और यहाँ पर भी चैत्य और विहार दोनों यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक, इनफैक्ट यहाँ पे 12 चैत्य हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस चैत्य जो है वो है विश्वकर्मा चैत्य। ठीक, और जो सबसे फेमस विहार है वो है महावाड़ा विहार, ये यहाँ पे है। ठीक, जो ये बड़ा सा हॉल है इसमें 24 पिलर्स हैं। ठीक है, और 23 स्मॉल सेल्स हैं। सेल्स क्या होते थे, एक मतलब स्ट्रक्चर होता था कि जब बारिश वारिश होती थी जिसके नीचे आकर के मॉन्क्स क्या करते थे, उसके नीचे चले आते थे बारिश से बचने के लिए।
तो 23 स्मॉल सेल है और 24 पिलर्स हैं। ये नंबर बस सुन लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो विश्वकर्मा चैत्य है आपका, ठीक है, ये तो मतलब बिहार की बात हुई। और विश्वकर्मा चैत्य में 28 पिलर्स हैं उसके अंदर, ठीक। और इसके बाद में चूंकि आपको पता है कि उसके अंदर लास्ट में क्या होते थे, बिहार के अंदर स्तूप होते थे ना, तो यहाँ पर भी जो है उसके अंदर एक बड़ा सा स्तूप बना हुआ है जहाँ पे बुद्ध की जो है बैठी हुई सिटिंग स्टेचू है, यानी यहाँ पे बुद्ध बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके चारों ओर उनके अटेंडेंट्स हैं, उनके प्यूपिल्स हैं बैठे हुए हैं। तो यानी उस बिहार के अंदर जो है वो बुद्ध की स्टेचू है। लेकिन आपने देखा कि अजंता वाले में स्टैंडिंग रिलैक्स स्टैंडिंग मैनर में खड़े थे, लेकिन एलोरा में वो कैसे हैं, सिटिंग है, बैठे हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस आप जाने रहना। अच्छा, आप केव टेम्पल्स की बात कर लो, ठीक है, जो केव टेम्पल्स हैं, तो कार्ले चैत्य यहाँ पे देखो, अजंता देख चुके, एलोरा देख चुके, अब कार्ले देखो। तो वो तो औरंगाबाद में थे, ये महाराष्ट्र के पुणे में है, ठीक। और ये माने जाते हैं लार्जेस्ट जो है और बेस्ट एग्जाम्पल माने से रॉक कट आर्किटेक्चर का, वही पत्थर से काट करके जो केव बनाए जाते हैं। ये कब बने, 100 से 125 CE। अब हम आ गए हैं कॉमन इरा में, जैसे बिफोर कॉमन इरा और ये कॉमन इरा में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। ये मोनोलिथिक है, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक सॉलिड रॉक से कट ऑफ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये कॉलम्स है सब में एक पॉट बेस है, मतलब ये 3 स्ट्रक्चर में ये बटे हुए हैं। एक तो पॉट बेस है, दूसरा इनका शेफ्ट है, और लास्ट जो है वो कैपिटल है। तो कितने में बटे होते हैं, 3 में, पॉट बेस, शेफ्ट और कैपिटल, इसमें ये बटे होते हैं। और जो इसकी कैपिटल यानी सबसे टॉप वाला पोजीशन होता है, वहां पे क्या है, उस पर कार्विंग है नीलिंग एलिफेंट की। नीलिंग एलिफेंट मतलब जो अपने घुटनों के बल झुक करके हाथी वो बैठा हुआ है, ठीक है। अभी उसकी इमेज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। और कैसे, ऑन अ बेल शेप्ड बेस, जैसे क्या क्या था इसमें, बेस है ना, बेस है, शेफ्ट है और कैपिटल है। तो उस बेस पे, वही जो बेस है वो बेल शेप्ड का है, उसके ऊपर, ठीक है, जो कैपिटल है वो कैपिटल पे नीलिंग एलिफेंट बनाया गया है, ठीक। और ये स्तूप है, मतलब, और फिर इसमें चूंकि ये चैत्य है ना, तो इसके फार एंड पे यहाँ पे एक स्तूप है, जहाँ पे जो है उस पे एक वुडन अम्ब्रेला है उसके टॉप पे, ठीक है। और ये अ हार शेप्ड आर्क इज एट द ओपनिंग ऑफ द केव। और जो ये पूरी गुफा है, यानी जो केव टेम्पल की बात कर रहे हैं, तो जो पूरी गुफा है उसके ओपनिंग पे ही, शुरुआत में ही एक हार शेप्ड का आर्क जैसा बना हुआ है, ठीक है। जो फ्रंट स्क्रीन है वो टीक वुड की है, टीक सागौन की लकड़ी होती है उसकी बनी है। और जो पूरा का पूरा चैत्य है, यानी बाहर से पूरा स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऐसा दिखता है, ठीक है, कि वो एक एलिफेंट के बैक पर बना हुआ है, जिसके इवरी टस्क है, इवरी एक प्रेशियस जो है मेटल है, ठीक है, और मेटल और ऑर्नामेंट से वो बना हुआ है, ठीक है। और ये जो चैत्य है ये रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड द हॉल वाज यूज्ड फॉर मीटिंग्स एंड प्रेयर्स। तो ये जो कार्ले चैत्य है ये किसके लिए यूज होता था, ठीक है भाई, चैत्य है तो वर्शिप के लिए यूज ही होगा, तो प्रेयर यहाँ पे लिखी हुई। इसके अलावा जो मॉन्क्स हैं वहां पे मीटिंग भी करते थे। अब उदयगिरी विहार की बात कर लो, जैसे कार्ले चैत्य की बात कर लिया, उदयगिरी विहार की बात कर लो। तो ये कहाँ पे, उदयगिरी कहाँ पे है, उदयगिरी है आपका ओडिशा में, कहाँ पे है, ओडिशा में, ठीक है। और ये जो है ये रिलेटेड है जैनिज्म से बेसिकली। और किसने बनवाए थे, कलिंग ने बनवाए थे, ठीक है। कलिंग वार अशोका का आपको फेमस ही होगा, जो कि खारवेल किंग था, यानी खारवेल डायनेस्टी का था। 5th सेंचुरी CE में, यानी कॉमन इरा में ये बनवाया गया था। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप उदयगिरी के स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पे डिटेल स्कल्पचर्स हैं, कहाँ पे, वरांदा में, ठीक है, जहाँ पे पिलर्स लगाए गए हैं, पिलर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेल्स उनके लिए बने हुए हैं, द सेल्स ऑफ द मॉन्क्स ओपन आउट इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड की तरफ सेल्स वहाँ पे बने हुए हैं। और इनकी जो साइज है, ठीक है, वो सिंगल सेल से लेकर के डबल स्टोरेज तक ये भी पाई जाती है। और ये जो विहार है यहाँ पे चैत्य नहीं है आसपास में, चैत्य और विहार दो सेक्टर चीज हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। तो ये जो उदयगिरी विहार है, इनकी सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे आपके चैत्याज नहीं पाए जाते हैं, ठीक, यानी ये सब केवल रहने की जगह है, यहाँ पे वर्शिप प्लेस नहीं है।
और इनकी खास बात क्या है, यानी ये केव्स किस बात के लिए जानी जाती हैं, तो ये इसलिए जानी जाती हैं अपने कार्व्ड पिलर्स के लिए, यानी इनके पिलर्स पे भी कार्विंग करी गई है, इसके लिए जाने जाते हैं। और जाने जाते हैं सेमी सर्कुलर आर्चेस रेस्टिंग ऑन द पिलर्स, यानी कुछ सेमी सर्कुलर टाइप की आर्चेस बनाई गई हैं जो पिलर्स के ऊपर जो है वो बनाई गई हैं, ठीक है। और इस पे जो है यानी जो ये जो आर्चेज हैं इस पे बेसिकली बनाए क्या गए हैं, एनिमल के फिगर यहाँ पे कार्ड आउट किए गए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये उदयगिरी विहार है जो बाहर से दिखता है, और ये सब इसके अंदर से कार्विंग जो आपकी की गई है वो यहाँ इसके अंदर से आपको इस तरीके से दिखेगी कि आप देख सकते हो कि ये पॉट बेस है, सैफ्ट है, उसके ऊपर किस तरीके से ये जो है आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखेगा आपको। तो अभी तक हम लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर टॉपिक में बात करी आर्किटेक्चर की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आर्ट की। तो आर्ट हमने कहा कि कंटेम्परेरी जो उस टाइम पे पॉलिटिक्स चल रही थी वो वहाँ पे मॉडर्न पीरियड हुआ करता था, तो मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो उस टाइम पे वहाँ पे चलता था। तो ये अपने आर्टिस्टिक पिलर्स के लिए, रेलिंग्स के लिए, कैपिटल्स के लिए, कैपिटल वही पॉट बेस, ठीक है, बेस शैफ्ट और कैपिटल, तो वही चीज़ उसके लिए फेमस है जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल के फिगर है, ठीक है। जो बुद्धिस्ट आर्ट है ना, तो वहाँ पे क्या होता था, स्टोन विथ अ पॉलिश सरफेस वाज यूज्ड, पॉलिश सरफेस का जो है स्टोन यूज होता था। और ये माना जाता है कि जो एम्परर अशोक है ना, उसने लगभग 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपास बनवाए थे अशोक ने, ठीक है। जो अशोक के पिलर्स हैं वो मॉडर्न आर्ट के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये उसके पूरे एम्पायर में ये आपके आर्ट मिलते हैं, जिसमें से फेमस कौन कौन से हैं, सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, ठीक है, जहाँ पे आपका अशोक का स्तंभ भी है, अशोक पिलर, सांची स्तूप जो है आपका प्रयागराज, और लौरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार में है, ये सब फेमस वाले हैं, ठीक है। ये सब किस पे बने होते थे, सैंडस्टोन के होते थे। और वही इन पिलर्स के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट्स, ठीक, कौन कौन से, द बेस, शाफ्ट और कैपिटल, ये हुआ करते थे। बेस जो होता था वो ग्राउंड के अंदर होता था, शाफ्ट जो है, ठीक है, जैसे अभी ये देखोगे आप, मान लो ये, तो यहाँ पे जो है ये बड़ी पूरी वाली इमेज नहीं है, जैसे ये जो बना हुआ है ना, ये सबसे ऊपर का पार्ट है, मतलब ये पहले इस तरीके से ये आपका बेस है, ये आपका शाफ्ट है, और इसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर पूरा है ये ना, ये वाला ये इसमें है, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल है। और शाफ्ट जो था वो हाईली पॉलिश सिंगल कॉलम हुआ करता था, जैसे एक कॉलम बना ना खंभा, तो ये कॉलम हुआ करता था, और उसके ऊपर क्या होता था, कैपिटल होता था। इसके ऊपर कार्विंग होती थी, ठीक है, जिसमें एक या इससे ज्यादा एनिमल्स फिगर को कार्व किया जाता था। कैपिटल जो था वो ज्वाइन होता था किससे, टू द पिलर बाय अ कॉपर बैंड, यानी जो इसका कैपिटल है वो पिलर से ज्वाइन होता, यहाँ पे कॉपर बैंड लगा होता था, उससे वो ज्वाइन होता था, ठीक है। कैपिटल जो था उस पे एक अबेकस हुआ करता था, और ये मतलब अबेकस ये चीज जो है, ठीक है, ये हुआ करता था, और ये क्या काम करता था, ये एक बेस का काम करता था जिसके ऊपर एनिमल को स्टैंड किया जा सके, जैसे 4 ठू शेर है ना, एनिमल ही तो हैं, ठीक है, वो स्टैंड किया जा सके, ठीक। तो अब चाहे वो एनिमल सीटेड हो, मतलब बैठे हो, स्टैंडिंग हो, कैसे भी हो। और ये भी लगभग बताया कि जो है पिलर जो था वो लगभग 50 टन के हुआ करते थे, ये आपको याद करने की नीड नहीं है, ठीक। अब उसके एग्जाम्पल में देखो सारनाथ पिलर, ठीक है, तो सारनाथ पिलर का यही है जहाँ का आपका अशोक का पिलर है। तो ये वाराणसी, मतलब सारनाथ वाराणसी यूपी में है। अशोक पुट इट अप ऑनर द प्लेस वेयर द बुद्ध गेव द फर्स्ट टीचिंग, तो वही सारनाथ में पहला उन्होंने अपना सरमन दिया था ना, तो उसी के रेस्पेक्ट में इन्होंने इसको बनवाया बुद्ध ने। द सारनाथ पिलर कैपिटल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट हैज द फिगर ऑफ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, ये 4 लायंस है जो बैक टू बैक स्टैंड कर रहे हैं, ये इस पे है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये नेशनल सिंबल भी तो है, राष्ट्रीय चिन्ह भी तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो 4 लायंस आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, सिग्निफाई द सुप्रीम पावर ऑफ द बुद्ध इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब चारों दिशाएं, जो चारों कोने हैं, ठीक है, वहां पे ये दिखा रहे हैं बुद्ध के सुप्रीम पावर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा द राउंड अबेकस बैंड ऑफ द कैपिटल, यहाँ पे जो बैंड जिसके बेस पे ये होता है, जो कॉपर बैंड होता है, ठीक है, तो
वो वहां पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या बना हुआ है, विद 4 धर्म चक्राज अल्टरनेटिंग विद द बुल, हार्स, लायन एंड एलिफेंट। यानी जो सॉरी ये वाला जो है आपका ये, यानी ये जो आपका क्या है, जो बैंड है, यहाँ पे पहले आपको एक जो मिलेगा व्हील, फिर एक एनिमल मिलेगा, फिर एक व्हील मिलेगा, यानी वही चीज अल्टरनेट होगी। यानी ये धर्म चक्र है, व्हील क्या है, धर्म चक्र अल्टरनेटिंग विद द बुल, तो एक फिर बुल मिलेगा, इसके बाद में हार्स मिलेगा, मतलब बुल, फिर एक आपको चक्र मिलेगा, फिर हार्स मिलेगा, फिर चक्र मिलेगा, फिर लायन है, फिर चक्र है, फिर एलिफेंट है, ठीक है। और ये जो एनिमल है ये इमोशंस में मतलब चलते हुए उस पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो 4 लायंस है जो ऑल दी 4 डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे वो बैंड है, वहां पे उस बैंड में क्या क्या है, तो 4 टू उसमें चक्र है और 4 टू एनिमल है। नाम आपको जानने रहना है कौन कौन से एनिमल है, बुल है, हॉर्स है, लायन है और एलिफेंट है, ठीक। अब जो अबेकस है वो कैसा है, एक बेल शेप्ड बेस है इन द फॉर्म ऑफ लोटस विथ इन्वर्टेड पेटल्स, ये चीज, ठीक है। लोटस देखो कमल जैसा ही तो है लेकिन उल्टा कमल, ठीक है, इन्वर्टेड जैसा है, तो इस तरीके से वहां पे है। जिन 4 एनिमल्स की वहां पे बात हुई है वो क्या दिखाते हैं, द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म इन 4 कॉर्नर। जैसे ये 4 कॉर्नर्स में पावर दिखाते थे, लेकिन ये मूविंग मोशन में है ना, तो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से बुद्धिज्म जो है ओवर ऑल द वर्ल्ड वो स्प्रेड हो रहा है। जो इसमें धर्म चक्र बना हुआ है वो क्या दिखाता है, वो ये सिग्निफाई करता है ट्रुथ स्प्रेडिंग टू ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि सत्य जो है वो पूरे संसार में चारों तरफ फैल रहा है, ठीक। अब आपको पता है कि सारनाथ कैपिटल जो है वो नेशनल एम्ब्लेम अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, इंडिया का, और जो धर्म चक्र है वो हमारे नेशनल फ्लैग का पार्ट है। होप आपको पूरी तरीके से जो सारनाथ का पिलर है ये समझ में आ गया होगा, और ये आपके समझ में आना भी चाहिए। फिर लौरिया नंदनगढ़ पिलर कहाँ पे है, ये बिहार में है। 3rd सेंचुरी BCE में इसको भी अशोका ने बनवाया था। ये ग्रे सैंडस्टोन का था, किस चीज का था, ग्रे सैंडस्टोन का ये बना हुआ था। ये वही लौरिया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार यहाँ पे है। ये क्यों यूनिक है, मतलब इसकी इमेज यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्यों यूनिक है, क्योंकि इट डज नॉट हैव अ बेस। जो बेस शाफ्ट और कैपिटल होती थी इसमें बेस नहीं है। ये जो इस यहाँ पे जो अबेकस है उसमें बहुत सारे फ्लाइंग गीज हैं, यानी बहुत सारे उड़ते हुए हंस हैं, ये इसका बेस है। देख बेस जान ना, यही तो आप इसका बेस है। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे जो स्कल्प्टेड आउट किए गए हैं वो क्या 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 है, फ्लाइंग गीज हैं। कैपिटल जो है वो भी, ये भी इन्वर्टेड लोटस के शेप में, मतलब जैसे ये था वही सेम चीज यहाँ पे है, लेकिन इसका जो है यहाँ पे आपके फ्लाइंग ग्रीज बनाए गए, और यहाँ पे नीलिंग पोजीशन में एक ठो लायन बैठा हुआ है। नेक्स्ट, बहुत सारे स्तूप बनाए गए। तो स्तूप की बात करते तो स्तूप क्या होता है, ये एक हाफ स्पेयर होता है, ठीक है, हाफ स्पेयर, जैसे देख लो ना, ये हेमिस्फेयर जिसको कह सकते हैं, हाफ स्पेयर हेमिस्फेयर जैसा कहो, ऐसा ही तो दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर में, इस तरीके से ये देखने में होता है, ठीक है। और किससे बनता है, अनबर्ड ब्रिक्स या स्टोन से बनता है, मतलब कच्ची ईंटों से। स्तूप कहते हैं कि इसको, ये एक तरीके ग्रेव होती है, कब्र होती है, जहां पे बोन्स या एसेस रखी जाती है किसी भी होली मैन की, पवित्र पुरुष की, और बेसिकली किसकी रखी गई है, महात्मा बुद्ध की, ठीक। जो बुद्धिस्ट स्तूप है वो इंपॉर्टेंट है बहुत सारी वजहों से, जैसे यहाँ पे बुद्ध के होली रिलिक्स हैं, जैसे उनके हेयर, टीथ, ये सब वहाँ पे उनके रिमेन्स रखे गए हैं, ठीक है, स्पेशल कॉस्केट में एट द बॉटम ऑफ द डोम, यानी जो डोम बना हुआ उसके बॉटम में जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं, जो कि डोम के टॉप पे बना होता है। एक ट्रिपल अम्ब्रेला है, ठीक है, जो कि साइन है किसका, रॉयल्टी और रेस्पेक्ट का, ठीक। ये हर्मिका के ऊपर ये चीज बनी हुई है, जो ट्रिपल अम्ब्रेला वाला पार्ट है। और जो ये स्तूप जो पूरा का पूरा है, ठीक है, वो जो है उसके चारों ओर एक रैली बनाई गई जिसमें कि गेट्स भी बने हुए हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल में जैसे बेसिकली आपका है, आपका सांची स्तूप, क्या है, सांची स्तूप आपका है। तो ये कहाँ पे है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ, एमपी, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा में आपका सांची स्तूप है। इसको अशोक ने बनवाया था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको और बड़ा किया शुंग रूलर्स ने, शुंग डायनेस्टी वालों ने,
और इसके बाद में जो है इसमें क्या किया गया, जो वुडन रेलिंग थी इसके चारों ओर उसको स्टोन रेलिंग से बदल दिया गया, ठीक। और इसमें 4 गेटवेज बनाए गए, ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो। और सारे जो गेटवेज हैं वहां पे 2 पिलर्स हैं जो कि 3 हॉरिजॉन्टल बार्स से कनेक्टेड हैं। कैसे, ये देख सकते हो आप कि ये पिलर्स हैं हर गेट पे और ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल बार हैं जिससे यहाँ पे ये कनेक्टेड हैं, ठीक। और इसके टॉप पे जो है वो एलिफेंट या लायन का जो है वो बना हुआ है, यहाँ पे स्कल्प्ट किया हुआ है। ह्यूमन फॉर्म्स ऑन द गेटवेज रिलेट स्टोरीज फ्रॉम द जातकास और अदर इंसिडेंट फ्रॉम द बुद्धास लाइफ। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पे ये सब जो देखोगे यहाँ पे ये सब जातक स्टोरीज से, ठीक है, या बुद्ध की और लाइफ से ये सब बनी हुई हैं। तो एक तो आपका सांची स्तूप हो गया, दूसरा आपका फेमस है वो है भरहूत स्तूप। भरहूत कब बना था, 150 BCE के टाइम पे बना था ये। और ये कहाँ पे है, ये भरहूत डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी है MP में ही, यानी ये जो है आपका सांची वो विदिशा में है और भरहूत कहाँ पे है, भरहूत ही डिस्ट्रिक्ट में है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम से आपको कुछ याद आया, हम आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाए हैं, तो सबसे पहले जो वहाँ की जो सर्वे शुरू हुआ था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही उसको हेड कर रहे थे ना, तो वहीं से तो शुरू हुआ था। तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1873 में। अलेक्जेंडर कनिंघम आप याद कर सकते हो, ये टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो रैलीज हैं, ठीक है, रेलिंग्स जो इसकी मतलब चारों तरफ जो दीवारें हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट लाइफ और जातक स्टोरी जो है वहाँ पे इनकार की गई, जैसे कि यहाँ पर भी की गई हैं, ठीक है। और इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो कोलकाता के म्यूजियम में भी रखे गए हैं। ये आपका हो गया भरहूत। अब यहाँ पे और जो आर्ट के फॉर्म है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे केव्स की बात की, फिर हम लोग बात की स्तूप्स की, अब हम लोग बात करते हैं आर्ट की, जिसमें मथुरा आर्ट जो कि कुषाण आर्ट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुषाण आर्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे डेवलप हुआ है, मथुरा में डेवलप हुआ है, इसीलिए इसका नाम मथुरा है। और दूसरा ये है सिंस इट वाज द सीट ऑफ द कुषाण एम्पायर, इसलिए इसको हम कुषाण आर्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता था, ये जो स्कल्पचर्स होती थी ये रेड सैंडस्टोन पे स्पॉट किए जाते थे, ठीक है। और यही सबसे पहला जो है ये आर्ट है जहाँ पे बुद्ध जो है वो ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया, मतलब यहाँ पे गॉड या गुरु जैसा नहीं दिखाया गया, इनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक। यहाँ पे जो जैन इन्फ्लुएंस है, जैन इन्फ्लुएंस में क्या कि वो लोग कैसे बैठते थे, चाहे महावीर जैन हो या जैन मॉन्क्स हो, क्रॉस लेग्ड सिचुएशन में मीडिएट करते हुए बैठते थे ना, तो वो चीज़ मथुरा आर्ट में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जैन तीर्थंकर्स के इमेज मिलेंगे, हिंदू गॉड और गॉडेसेस के भी इमेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो मथुरा आर्ट है किसी एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं है, ये धीरे धीरे जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम ये जो है इवॉल्व होकर के आई है। शुरुआत में क्या होता था, यहाँ पे कोई रिलीजियस फीलिंग देखने को नहीं मिलती थी यहाँ की, और लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें ग्रेस, कामनेस, पीसफुल लुक्स धीरे धीरे आते चले गए। जो मथुरा आर्ट का एग्जाम्पल है, भाई मथुरा आर्ट तो जान गए क्या है, कहाँ पे है, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी तो जानोगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा कनिष्क का स्टेचू। कुषाण जो है, कुषाण रूलर ही तो कनिष्क है ना, तो कनिष्क की एक स्टेचू बनाई गई जिसमें उसका किंगली फिगर दिखाया गया, मतलब वो एक राजा बनाया गया है। और क्या है इसमें मजे की बात देखो कि यहाँ पे वो हेडलेस है, सर नहीं है, और उसके एक हाथ में मैस है माने गदा है, एक में उसके हाथ में तलवार है, और वो एक क्लोक पहना हुआ है, बूट्स पहना हुआ, मतलब लबादा जो राजा पहनते हैं वो पहना हुआ है, और बूट पहना हुआ है। और ये चीज दिखाता है फिगर कि उसकी पावर और अथॉरिटी को दिखाता है। तो ये हो गई आपकी मथुरा आर्ट। दूसरा इससे रिलेटेड क्या है, गांधार आर्ट। बहुत बढ़िया चीज पढ़ रहे हो, ये आप जान के चलो, अगर आप सिविल सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो ये जो 9th पढ़ रहे हो ना, ये वहां बहुत काम आएगा, आपको मजा आएगा तब। तो गांधार जो है, तो कहाँ पे है गांधार, वही जहाँ से गांधारी महाराष्ट्र वाले, ठीक है, धृतराष्ट्र की जो पत्नी गांधारी, वहीं से ये है। तो कहाँ पे वो प्लेस इस टाइम पे पड़ता है, अफगानिस्तान के पास पड़ता है। तो उधर से इन्वेडर्स भी आते थे, तो ग्रीक और रोम इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको जो गांधार आर्ट है इसको ग्रीको रोमन भी कहते हैं। जैसे मथुरा आर्ट को हम कुषाण आर्ट भी कहते हैं, वैसे गांधार आर्ट को हम और क्या नाम जानते हैं, ग्रीको रोमन नाम से जानते हैं।
ग्रीको रोमन नाम से। ठीक, ये आर्टिस्ट जो थे वो बुद्धिज्म की महायान जो सेक्ट थी उससे ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने इमेज बनाए बुद्धास के। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे जो बुद्ध के या बोधिसत्व के स्टेचूज बने हैं वो ग्रीक गॉड से दिखते हैं, क्योंकि वही चीज है कि ग्रीक कल्चर से, ग्रीक से ये पूरी तरीके से क्या थी, अफेक्टेड थी। इन्होंने सैंड स्टोन का यूज किया है और स्लेट का यूज किया है ये सब बनाने के लिए। हो गया खत्म, बहुत जल्दी यार खत्म कर दिया आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग बुद्धिज्म को पढ़ चुके, जैनिज्म को पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो छोटी वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिए आप लोग अपना।